लास्ट टाइम हमने इस तरह तवज्जो रखे, लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि आपको ये ड्रॉप डाउन बनानी सिखाई थी मैंने सिलेक्ट के थ्रू। फिर मैंने आपको क्या बताया, मल्टीपल सिलेक्शन के लिए, किसके लिए, मल्टीपल सिलेक्शंस के लिए। बेटा एक चेयर भी दे दे, बेटा एक बैठ जाओ, चेयर देते हैं आपको, एक चेयर दे दे आप उधर। अच्छा इस तरह तवज्जो रखे बेटा, बातें ना करें आपस में। मोहम्मद वकास, नो टाके शाके। अभी इसमें देखिए, लास्ट टाइम मैंने आपको जो चीज इसके अंदर एलिमेंट बनाना सिखाया है वो है सिलेक्ट का। सिलेक्ट में भी है, सिंगल सिलेक्शन है और मल्टीपल सिलेक्शन है। मिसाल के तौर पर जब चॉइस हो, 3 या 4 चॉइसेस हो, उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना हो तो फिर आपने क्या करना है, उसमें वो रेडियो बटन यूज करना है। कौन सा रेडियो बटन यूज करना है। अब रेडियो बटन आपके सामने है, मेल एंड फीमेल। बास का आप कोई एमसीक्यूज लिखते हैं, ठीक है, एमसीक्यूज, पाकिस्तान कब बना, नीचे 4 ऑप्शन दे देते हैं। जहां पे ये मेल लिखा है यहाँ पे लिखे 1945, जहाँ पे फीमेल लिखा है यहाँ पे 1946। एक और रेडियो बटन बना है वहां पे 1947 कर दें, और अगला चौथा जो है वो 1948 कर दें। तो 4 में से कोई एक को सिलेक्ट करना है ना, तो 4 ऑप्शन ज्यादा नहीं है, 4 ऑप्शन ज्यादा नहीं है, तो जगह कम होती है तो 4 ऑप्शन यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपका कंट्री कौन सा है, तो जाहिर बात है वहां पे रेडियो बटन तो नहीं ना यूज होंगे, वहां पे क्या यूज होगा, सिलेक्ट। मल्टीपल में से कोई एक सिलेक्ट करना है तो फिर ये होगा। तो लिस्ट ऑफ कंट्रीज जो है यहाँ पे ड्रॉप डाउन में शो होगी। इसको मेन्यू भी बोलते हैं, ड्रॉप डाउन भी बोलते हैं, लिस्ट भी बोलते हैं, सिलेक्ट भी बोलते हैं, ऑप्शंस भी बोलते हैं। डिफरेंट नेम्स है इसके, ठीक है। हर बंदा अपने हिसाब से कोई ना कोई नाम इसका ले लेता है। ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है, समझते हैं, जिन भूत को याद आता है उसको, ठीक है, उनको भी तो वेब डेवलपमेंट का शौक होता है कि नहीं। अच्छा फिर उसके बाद मल्टीपल सिलेक्ट करना है कि आपको मल्टीपल सिलेक्ट करना है। हॉबीज है, 5-10 हॉबीज होंगे तो आप ऐसे चेक बॉक्स बना के रख सकते हैं कि एक वक्त में आपके मल्टीपल हॉबीज हो सकते हैं। आप कार ड्राइविंग करते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी, गार्डनिंग भी है, ठीक है, मल्टीपल हॉबीज है, बुक रीडिंग भी है, डिफरेंट हॉबीज है, आप मल्टीपल हॉबीज सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्ज करें 10 हॉबीज है तो आप 10 को ऐसे चेक बॉक्स की सूरत में शो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी मल्टीपल नेशनलिटीज है, उसमें से 111 या 14 कंट्रीज है गालबन, तो उसको जब यहाँ पे 114 को शो करेंगे तो फॉर्म क्या हो जाएगा, मैसी हो जाएगा, इस फ्रेश हो जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। तो उसकी कोई लुक एंड फील भी नजर नहीं आएगी। तो आप फिर क्या करेंगे, मल्टीपल वाला बनाएंगे, कंट्रोल को प्रेस करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करके करेंगे तो ये मल्टीपल सिलेक्ट हो सकता है, ठीक है। अब अगर ये हमारा फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हुआ है, हमारा फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हुआ है, आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म, ठीक है, और फॉर्म को जहाँ पे आपने फॉर्म खत्म करना है वहां पे फॉर्म को क्या करना है, क्लोज करना है। अब चूंकि आपके एक पेज के ऊपर मल्टीपल फॉर्म्स हो सकते हैं, जैसे, हाँ स्लैश बिल्कुल ठीक है, आपके एक फॉर्म के ऊपर, एक सॉरी एक पेज के ऊपर मल्टीपल फॉर्म हो सकते हैं, तो हर फॉर्म का एक नेम होगा। चेयर, आपको चेयर पड़ी है पीछे, तो एक पेज के ऊपर आपके मल्टीपल फॉर्म हो सकते हैं। तो सर्च जो क्रोम है या कोई भी इंटरनेट एक्सप्लोरर है, आ जाओ बेटा आ जाओ, कोई भी इंटरनेट एक्सप्लोरर है, उसको कैसे पता चलेगा कि कौन से फॉर्म में से कौन सी वैल्यू लेनी है, तो आपने फॉर्म का नेम बताना है, फॉर्म का नेम बताना है।
इसका नाम है यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। क्लियर है? यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। बस ये आपस में बातें नहीं, बातों वाली जो आदत है ना, इसको ड्रॉप कर दो जिंदगी में से। जब कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसकी तरफ तवज्जो रखा करो। अच्छा, अब इसका नेम मैंने क्या रखा? यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसका आप आईडी भी दे सकते हैं, इसका आप आईडी। तो नेम इसका एक एट्रीब्यूट है, तो नेम को एक साथ कर सकते हैं। फिर जब हम पीएचपी के अंदर फॉर्म की वैल्यू स्टोर करवाएंगे डेटाबेस के अंदर, तो ये जो हमने यहाँ पे फाइल अपलोड करवाई है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक और एट्रीब्यूट ऐड करवाऊंगा। वो मैं उस वक्त ही आपको बताऊंगा कि उसके बगैर इसका डेटा अपलोड होता है या नहीं होता। ठीक है? हैं? हाँ, वो एक अलग है। अच्छा, नहीं नहीं, वो फाइल के लिए अलग है। एक्शन मैं भी बताता हूँ एक्शन क्या है इसमें। ये फॉर्म आ गया, इस फॉर्म को हमने सबमिट भी तो करना है ना, तो सबमिट का भी बटन तो बनेगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये पूरा फॉर्म है, तो फॉर्म का बटन तो बना ही नहीं है कि इसको सबमिट करें। तो हम एक क्या करते हैं, सबमिट का बटन तो बनाएंगे यहाँ पे। इसी को मैंने कॉपी किया। फॉर्म से पहले पहले फॉर्म से पहले पहले टाइप इसकी मैं सबमिट कर देता हूँ। टाइप इसकी सबमिट कर देता हूँ। तो ये क्या है, नाम इसका मैं रख देता हूँ फॉर्म सबमिट। चेक को यहां से मैंने खत्म किया, तो सिंपल टाइप मैंने चेंज किया है, टाइप सबमिट किया है, नेम उसका मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया। ठीक है, तो ये फॉर्म सबमिट किया। अब अगर आप इसको देखेंगे, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये सबमिट का बटन बन गया। मैं ये जो सबमिट लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ पे लिखा सेव योर इंफॉर्मेशन, सेव योर। तो यहाँ पे मैं वैल्यू का एक एट्रीब्यूट ऐड कर दूंगा, वैल्यू इज इक्वल टू, इसके अंदर लिखूंगा सेव माय इंफॉर्मेशन। यार ये बातें बना दे, बातें नहीं, सेव माय इंफॉर्मेशन। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो मेरी इंफॉर्मेशन सेव होनी चाहिए। वो फिर जब हम पीएचपी का करेंगे तो इसके अंदर जो कुछ भी लिखा होगा, ठीक है, तो जब मैं इसको सेव करता हूं तो आप देखें यहाँ पे यूआरएल में चेक करें कि यहाँ पे क्या आ गया है। यूजर नेम क्या जा रहा है, यूजर पासवर्ड, ये वो वेरिएबल है जिसमें ये वैल्यू स्टोर हुई है। यूजर इमेज वो मैंने अपलोड नहीं किया। ठीक है, एंड यूजर क्या है, जेंडर। ठीक है, ये ऑन है, किसी एक की वैल्यू, मैं भी वो वैल्यू भी चेंज करवा देता हूँ आपसे। उसके बाद यूजर हॉबीज मल्टीपल है, यूजर हॉबीज। उसके बाद यूजर कंट्री क्या है, टू। यूजर कंट्री क्या है, टू। यहाँ पे टू पे देखें कौन सी है, पाकिस्तान। ठीक है, इस तरह ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपके यूआरएल में स्पेसिफाई हो जाती है। इसको जब मैंने सेव किया, सेव का बटन दबाया, तो जब भी आपने डेटा को सेव करना है तो आपने एक बटन बनाना है जिसका नाम, जिसकी टाइप क्या होगी, सबमिट। और वो फॉर्म के अंदर लिखना है, ये फॉर्म स्टार्ट हुआ है और ये फॉर्म क्लोज हुआ है। जितने फॉर्म की वैल्यूज इसके अंदर होंगी वही सिर्फ इंफॉर्मेशन जिस जगह पे हम भेजना चाहेंगे वहां पे जाएगी, अदरवाइज ये इंफॉर्मेशन दूसरी तरफ नहीं जाएगी। अब ये देखिए,
तब इसमें देखें कि इनपुट की मैंने टाइप लिखी, टाइप क्या है टेक्स्ट, नेम क्या लिखा है यूजर नेम। यहाँ पे एक और चीज का मैं इजाफा करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लेस होल्डर। क्या लिखता हूँ? प्लेस होल्डर। यहाँ पे लिखता हूँ एंटर योर नेम। अब ये देखना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। जब मैं जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ए लिखता हूँ, वो खत्म हो जाता है। ये बहुत अच्छा फीचर है। ये यूजर को पता चल जाएगा कि मैंने इसमें क्या चीज लिखनी है। अगर आप ये ना भी लिखें, ये खत्म कर दें यहाँ से, ये खत्म कर दें, यूजर को क्या पता नहीं चलेगा। यहाँ पे सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करें, एंटर योर नेम है, ठीक है। प्लेस होल्डर देखना है क्या लिखता है। क्लियर है? तो प्लेस होल्डर से भी आप उसको यूजर फ्रेंडली बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें हमने जेंडर को देखा। जेंडर को यहाँ पे जेंडर की वैल्यूज लेते थे, क्या लिखते हैं? वैल्यू, वैल्यू इज इक्वल टू, ये किसके लिए हम दे रहे हैं? मेल के लिए। मेल के लिए हम क्या लिख देते हैं? 1, ठीक है। और वैल्यू इसकी क्या रख देते हैं? 2। डेटाबेस में जब भी स्टोर होगा, 1 स्टोर होगा या 2 स्टोर होगा। अगर आप यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं, तो वो वैल्यू हमने ये यूजर से लेनी है। ये हमने हार्ड कोडेड कर दिए है, यूजर ने इनमें से कोई एक को सिलेक्ट करना है। अब ये देखें, अब जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब ये देखिएगा इस यूआरएल में क्या होता है कि यूजर जेंडर, यूजर हॉबी, ये यूजर जेंडर जो है ये कितनी आ रही है? असल में ये वैल्यू जाती है, ठीक है, जो वैल्यू उसमें स्टोर करते हैं। अब जारी बात है, जब ये सारा कुछ यूजर के पास होगा, जो भी आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे, ये तो एक्सेस हो जाएगा। ये तो फाइल का नेम आ रहा है, जो फाइल मैंने अपलोड की है, जो मैंने यहाँ से फाइल सेलेक्ट की थी, ये वाली, ये तो उसका नाम आ रहा है, साथ इसकी वैल्यूज भी जा रही होंगी। तो मैं चाहता हूँ ये सारी वैल्यूज छुपी रहे, ये नजर ना आए, ये वैल्यूज नजर ना आए। तो फॉर्म के अंदर मैं थोड़ी सी अल्टरेशन करता हूँ। फॉर्म के अंदर मैं मेथड इसका चेंज कर देता हूँ। मेथड मैं यहाँ पे कर देता हूँ पोस्ट। मेथड क्या करता हूँ? पोस्ट। अब कोई भी वैल्यू जो उसको नजर नहीं आएगी। ये मैंने फाइल ओपन की, इसको रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ पे नाम लिखा, पासवर्ड दिया, ये पिक्चर अपलोड की, और इसको जब मैंने किया तो क्या इसके ऊपर ये कुछ आ रहा है? नहीं है। इसका मतलब है तो वो जो वैल्यूज मैंने इस फॉर्म के अंदर दी वो हिडन हो गई है, छुप गई है। तो ये फॉर्म की वैल्यूज जो है ये हाइड हो चुकी है। अब इसका एक्शन करते हैं। फॉर्म का एक्शन भी होता है, देखो फॉर्म का नेम है, फॉर्म का मेथड है, और फॉर्म का एक्शन है। एक्शन क्या है? कि जब भी मैं ये वैल्यू सबमिट करूं, तो ये मेरे सर्वर से उठे और तमाम वैल्यूज फेसबुक के सर्वर पर चली जाए, ठीक है, या लिंक्डइन के सर्वर पे चली जाए। लिंक्डइन का कॉपी यहाँ कर लेता हूँ लिंक।
अब ये कहाँ पे जाएगा, लिंक्डइन पे चला जाएगा। और लिंक्डइन का देखिए, लिंक्डइन के बाद क्या आ गया, अनऑथराइज्ड, यानी कि लिंक्डइन हमारी वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर लिंक्डइन के सर्वर ने हमें फैसिलिटी दी होगी तो हम अपने एक फॉर्म की वैल्यू किसी दूसरे कंप्यूटर पे ऑन दी वेब भेज सकते हैं। अगर हमारे कंप्यूटर, हमारा जो वेबसाइट है उसके अंदर ये फीचर हो कि अगर कोई हमें पिक्चर दे तो हम उसकी डिटेल उसको बता सकते हैं कि पिक्चर किस मुकाम के ऊपर, इसका लैटीट्यूड क्या है, इसका लॉन्गिट्यूड क्या है। आप मोबाइल से तस्वीर खींचते हैं ना, तो जब आप इसका ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम ऑन करते हैं, जीपीएस सिस्टम ऑन करते हैं, तो जब आप तस्वीर खींचते हैं तो वो जीपीएस की जो इंफॉर्मेशन है आपकी पिक्चर में भी स्टोर हो सकती है। इसलिए आप कभी भी अपनी पिक्चर जब खींचते हैं तो जीपीएस ऑन ना करें। जब वो तस्वीर आप मुझे भेजते हैं तो मैं जीपीएस के जरिए से मालूम कर सकता हूँ कि ये आपने तस्वीर किस पॉइंट पे खिंचवाई है। क्लियर है, समझ आ गई है? जैसे मिसाल के तौर पर कल मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखूंगा, मुझे याद करवाइएगा। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कोई भी पिक्चर है उसको जब आप ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम इसका ऑन करके मोबाइल से तस्वीर खींचते हैं तो उसके ऊपर क्या होती है, इंफॉर्मेशन राइट हो जाती है। मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक पिक्चर है, इसको मैंने राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे चला गया। प्रॉपर्टीज में आप देखेंगे ये मैंने अलाउ किया है, मॉडिफिकेशन किसको किया है, सिस्टम को। सिस्टम में पूरी इंफॉर्मेशन इसको भी अलाउ कर सकता हूँ। डिटेल्स में अगर आप देखें तो कब ये तस्वीर खींची गई है, इसकी डायमेंशन कितनी है, विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, बिट डेप्थ कितनी है, ये जब आप इमेज प्रोसेसिंग करेंगे फिर आपको पता चलेगा। इसका नेम क्या है, टाइप क्या है, ये किस जगह पे पड़ी हुई है। जब आप ये तस्वीर मुझे सेंड करते हैं तो मुझे पता है कि आपके कंप्यूटर में किस जगह पे पड़ी हुई है। क्लियर है? ये किस वक्त क्रिएट हुई, किस वक्त मॉडिफाई आपने की, इसका साइज क्या है, एट्रीब्यूट इसका क्या है, फिर ओनर कौन है, फिर कंप्यूटर का नाम क्या है। जब तस्वीर भेजते मुझे आपके कंप्यूटर के नेम का पता चल जाता है, मैं फिर उस नेम से आपके सिस्टम को एक्सेस करता हूँ। तो इसलिए आप अपनी तस्वीर बराए मेहरबानी किसी को सेंड ना किया करें। किसका? बस अब वो चेंज हो जाएगा, वो आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो तेज है, वो चेंज करके भेजे। लेकिन जिन्होंने एक तस्वीर लेनी होती है ना, वो सिस्टम की पूरी डिटेल जो होती है वो हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे ना, इमेज प्रोसेसिंग करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि सी प्लस प्लस के कोड के जरिए से आप कैसे किसी के इमेज की इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। आप कैसे इमेज को मतलब कि मॉडिफाई कर सकते हैं। तस्वीर वो कार वाली होगी लेकिन उसके अंदर इंफॉर्मेशन पड़ी होगी सारी की सारी। आप मुझे तस्वीर भेजेंगे कार वाली, असल में आप मुझे कोई कोड भेज रहे हैं। वो तस्वीर रूट होते हुए अमेरिका के सर्वरों से रूट होते हुए मेरे पास पहुंच जाएगी। वो बीच में डिटेक्ट नहीं कर सकेंगे मैंने आपको क्या मैसेज भेज दिया। डिटेल में मैं उसकी चेंज कर दूंगा, तस्वीर वही होगी। सर्च इंजन भी यही समझेंगे कि वही तस्वीर है। तो इसलिए इमेज प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, वीडियो प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग वीडियोस के अंदर यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं, आप डाउनलोड करते हैं और पूरा मैसेज उस वीडियो के अंदर लिखा होता है। इसलिए जो कोडिंग स्टाइल मैंने यूज किया है वही कोडिंग स्टाइल आपके पास भी होना चाहिए। जैसे व्हाट्सएप के इमेजेस जो होते हैं वो इंक्रिप्टेड होते हैं ना, तो रास्ते में उस इमेजेस को कोई भी डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, आपका डेटा सिक्योर होता है। इवन आपका टेक्स्ट ए बी सी भी जो होता है ना, वो ए की सूरत में नहीं जाता। हो सकता है आपने ए भेजा हो लेकिन व्हाट्सएप वाले उसको ए ना भेजे, उसको कोई और करेक्टर की सूरत में भेजा हो, तो वहां पे ए की बजाय वहां पे मार्कर का नाम पूरा लिखा हो, मार्कर। तो मार्कर को भी डी कोड किया हो फिर उन्होंने। तो फिर जब मेरे सिस्टम पे आता है तो वो ऑटोमेटिकली हमारे इंक्रिप्शन जो है ना, डिक्रिप्टर जो होता है ना, वो अनेबल्ड होता है। वो हमारे सिस्टम को क्या करता है, अनेबल कर देता है।
तो वो डी कोड होके इनकोड हो जाती है, वापस वही असल हालत में चीज आ जाती है। तो इसलिए आप जब तक आप मोबाइल यूज करते हैं यू आर नॉट सिक्योर। आखिर वक्त की जो लड़ाइयाँ होंगी ना वो तलवारों से होंगी। बस आप समझ जाए कि क्या कुछ होगा, ये नहीं होगा क्योंकि बम फोड़ देगा। ये मोबाइल से आपकी लोकेशन ईच एंड एवरीथिंग, आपकी बातें सारी नोट हो जाती है। ठीक, मैंने आप छोड़ दें, आपकी सेहत के लिए यही दे। आप इतना वजनी मोबाइल उठा के फिरते होंगे, इतना 6 GB डेटा है भाई। फैसलाबादी को ना छेड़े, फैसलाबादी को ना छेड़ा करो, दुराने क्लास जो है ना। किसका बेटा, क्या फीचर आया? हाँ वो तो ये इसलिए है कि जिसने देख लिया उसने स्नैपशॉट ले लिया तो खत्म, वो वन। या तो देखे ना, मैं HBL की ऐप यूज करता हूँ ना, तो मैं अपनी स्टेटमेंट की स्नैपशॉट नहीं ले सकता, जिसको आप कहते हैं इमेज कैप्चर करना, स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता। हाँ उसको मैं सेव कर सकता हूँ। किसमें? आप अपने सिस्टम के अंदर एक इंफॉर्मेशन रखें कि जो भी पिक्चर आपके पास है वो जस्ट इन सेकंड्स जो है वो आपके गूगल ड्राइव पे अपलोड हो जाए, तो फिर उसकी कॉपी बना के ऊपर भेज देगा। जैसे इमेज रिसीव हुई उसी तरह वो ट्रिगर हुआ वो सॉफ्टवेयर, और ट्रिगर होने के बाद आपका तमाम इंफॉर्मेशन जो मैसेज में आई है वो सारी की सारी कॉपी होके चल जा सकती है। बेटा कुछ भी नामुमकिन नहीं है, इसलिए कभी ये ना समझे कि आई एम सिक्योर, मैंने ये यूज कर लिया, मैंने ये, गूगल हैक हो सकता है, फेसबुक हैक हो सकती है, ठीक है, बड़े बड़े जो है इंडिया की बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैक हो सकती है, पाकिस्तान के ईरान का एटमी जोहरी प्लांट की जो साइट्स है वो हैक हो सकती है। अच्छा आगे आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा। ये इंफॉर्मेशन को क्या किया, मैंने सबमिट किया, इंफॉर्मेशन को सबमिट किया। इसमें आप देखें कि मैंने एक्शन दिया यहाँ पे, अगर एक्शन में मैं कोई चीज नहीं देता तो वो ये इसी पेज पे दोबारा इंफॉर्मेशन ले आएगा। अगर इंफॉर्मेशन में किसी दूसरे पेज का नाम देता हूं तो वो उस पेज पे चला जाता है। जैसे इस पेज का नाम क्या है, तो मैं इस पेज पे इंफॉर्मेशन भेजना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा contactus.html। बेटा वहां से ना आए, बात अच्छे तरीके से सुना करें। अब इसको जब आप इसका कंट्रोल व्यू करेंगे तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का आएगा कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन इस फॉर्म के अंदर फिल हुई है वो किस जगह पे चल जाए, चल जाएगा। तो यहाँ पे इसी तरह ये आपने सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है और इसको किस पे भेज देना है, ये किस पे चली गई है। हाँ, अब इसके ऊपर हम एक वर्ड लिखेंगे, जो इंफॉर्मेशन हिडन आई है वो इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे ग्रैब करके और डेटाबेस में सेव करेंगे। तो फॉर्म बनाने, जिसको फॉर्म बनाना आता है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा कि ये इंफॉर्मेशन हम डेटाबेस में क्या करेंगे। तो आप एक ऐसी वेबसाइट बना सकते हैं जिसमें यूजर को आप रजिस्टर करना सीख रहे हैं, ठीक है। और जब वो सक्सेसफुली यहाँ पे रजिस्टर हो जाता है तो फिर क्या होगा, फिर आप उसको लॉगिन फॉर्म बनाएंगे, वो लॉगिन करेगा और जो यहाँ से फॉर्म फिल करेगा डेटाबेस में उसका यूजर नेम पासवर्ड पड़ा होगा उससे मैच करेगा। इफ वो मैच कर जाता है तो उसको डैशबोर्ड ओपन कर दे, अदरवाइज उसको दोबारा उसी पेज पे वापस भेज दे। क्लियर है ना? ये इस किस्म का हमारा सिनेरियो नेक्स्ट बनेगा जब हम ये HTML सीख लेंगे, CSS सीख लेंगे और PHP का स्टार्ट करेंगे। अच्छा अभी इस फॉर्म के ऊपर हमने बहुत सारी वैल्यूज लिखी हैं। एक बटन है रीसेट का, एक बटन क्या होता है, टाइप रीसेट, टाइप फॉर्म, आप नेम जो मर्जी दे सकते हो लेकिन नाम इस तरह का हो कि पता चल जाए कि फॉर्म रीसेट से मुराद है, फॉर्म का ऐसा बटन है जो रीसेट के लिए यूज हो रहा है। और
क्लियर माई डेटा, क्लियर माई डेटा या इंफॉर्मेशन। अब ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे आया, यहाँ पे आपने ये लिखा सारा, पासवर्ड दिया, पिक्चर अपलोड की, और आप इसको कहते हैं सॉरी मैं तो ये सारा गलत फिल कर गया हूँ, नए सिरे से करना, रिफ्रेश ना करें, ये क्लियर का बटन दबाएं, सारे का सारा डेटा इसमें से क्लियर हो। लेकिन उसके लिए जरूरी है फॉर्म का टैग स्टार्ट और फॉर्म का टैग क्लोज हो। फॉर्म के टैग के बगैर ये नहीं, क्योंकि उसको क्या पता चलेगा कि कौन सा डेटा क्लियर करना है। उसको बताना है कि ये फॉर्म नंबर ये है, जिस फॉर्म के अंदर वो क्लोज है बटन, उसी के अंदर से उसकी वैल्यूज क्या करेगा, चेंज करेगा। अब कोई और बात इसमें समझने वाली तो नहीं है? नहीं है। हाँ जी बेटा, ये हम पीएचपी में कंट्रोल करेंगे। जब आप किसी इमेज को अपलोड करते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि उसका वो साइज चेक करना पड़ता है। वो इस इमेज की एक कॉपी आपके सर्वर पे चली जाती है, कंप्यूटर पे चली जाती है, जिस कंप्यूटर पे वो सारा कोड लिखा होता है। ये हमारा जो कंप्यूटर है ये क्लाइंट है। जो दूसरा कंप्यूटर जिसके ऊपर हमारी वेब पेजेस पड़े हुए हैं वो सर्वर है। सर्वर के ऊपर जैसे वो इमेज जाता है तो वो उसके मेन रूट पे नहीं जाता, टेम्परेरी फोल्डर में जाता है। टेम्परेरी फोल्डर में इमेज कॉपी बन के जाती है, यहाँ से कॉपी करता है, उधर पेस्ट कर देता है। जब पेस्ट होके वहां पे जाता है तो इमेज का साइज चेक करता है। तो उसके लिए पीएचपी का एक कोड है कि इमेज का साइज चेक करते हैं। अगर इमेज का साइज 2 MB से ज्यादा हो तो वो उस इमेज को अपलोड नहीं होने देगा। अब फिर आपकी अपनी मर्जी है कि इमेज को ना अपलोड करें, बाकी इंफॉर्मेशन सेव कर दे, या आप कहेंगे कि जी बाकी इंफॉर्मेशन उस वक्त एक्सेप्ट होगी जब इमेज पूरा हो जाए। ठीक है, ये फिर आपका अपना सिनेरियो, जिस जिस कंपनी ने जो कहा है आपने वैसे फिर फिलिंग करनी है। कई कंपनी कहती है कि जी आपका डेटा जो है ना वो फिल नहीं हो, ना भी हो तो कोई पिक्चर जरूरी भी नहीं है, लेकिन अगर कोई पिक्चर अपलोड करे तो 2 MB से ज्यादा की पिक्चर ना हो। ठीक है ना, तो इसमें फिर जैसे मैं भी बच्चों का सिस के ऊपर कर रहा था। इसमें न्यू एनरोलमेंट करते हैं तो बच्चे का जो है वो इंफॉर्मेशन लेते हैं। अगर एक कोई एक बच्चा जो है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पड़ी हुई है तो ये पिक्चर अपलोड करते हैं। अब पिक्चर नहीं ना अपलोड हुई, ठीक है, तो इसमें फिर क्या है कि अगर वो पिक्चर अपलोड करेंगे तो फिर उसके ऊपर है, क्योंकि बच्चों के पास किसी के पास पिक्चर होती है, किसी के पास पिक्चर नहीं होती। ठीक है, तो ये क्लाइंट की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। अब ये फॉर्म की आपको समझ लग गई है जी बेटा? हाँ, कैसे क्लोज है? ये सिलेक्टेड किया हो मैंने। हाँ, जी जी। हाँ, ये तो फिर जब आप CSS करेंगे ना तो आप इसको जो मर्जी स्टाइलिंग दे लें आप। अब ये देखिए ना, ये सिलेक्ट करते हैं ना तो यहाँ पे ये देखिए कैसे आ रहा है। यहाँ पे मैं P लिखूंगा ना तो ऑटोमेटिकली इसको देना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे सिलेक्ट होता है कि नहीं होता? ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, इस तरह का आ रहा है।
तो आप इसमें ये फिर जब मैं आपको बूटस्ट्रैप कराऊंगा ना साथ, हाँ ये बिल्कुल आएगा। मैं कोई भी चीज इंशाल्लाह आपको पीछे अभी तो मैं सिर्फ कोडिंग सिखा रहा हूँ कि आपने इनपुट कैसे बनानी है। हाँ ये वाला क्लियर है, फॉर्म क्लियर है बेटा? एक मिनट जी बेटा जी। हाँ हाँ वो फॉर्म सबमिट ऐसे ही नहीं, उसके ऊपर जावास्क्रिप्ट लगाएगा। ठीक है, ऑन क्लिक, क्लिक के ऊपर वो चेक करें कि ये वाला जो ये वाली जो फील्ड है इस एम्प्टी, अगर एम्प्टी है तो फॉर्म सबमिट ना करें। ठीक है, वो फिर हम इवेंट्स पढ़ते हैं। जैसे ये देखें, आवाज ना भी, ऑन माउस ओवर, आवाज ना है भी, ये बातों की जो है ना, मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का एक कोड लिखा है कि ऑन माउस ओवर, जैसे ही माउस इसके ऊपर आए जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल हो और वो अलर्ट है बिल्ट इन फंक्शन दिस डॉट वैल्यू, इसकी वैल्यू उठा के ले आए। जैसे माउस उसके ऊपर आया, या देखिए जैसे माउस माउस अभी इधर है ना, जैसे माउस इसके ऊपर जाएगा फिर वो इवेंट कॉल हो रहा है वहां पे। ये देखिए, मैं कहता हूँ माउस इसके ऊपर क्लिक हो, माउस इसके ऊपर क्लिक हो तो ये पासवर्ड में पाकिस्तान लिखा आ जाए। क्या आ जाए? अब ये देखिए, ये यूजर पासवर्ड है, इसकी टाइप टेक्स्ट कर देता हूँ ताकि आपको समझ लग जाए। तो यहाँ पे क्या करें, इसका आईडी ले लेते हैं। तो यार ये पता नहीं क्या मसला है यार, आप लोग बातें कौन सी ऐसी है जो करते रहते हैं। अब ये देखिए, इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जैसे इसके ऊपर मैं माउस लेके जाता हूँ इसमें क्या लिखा आता है? अभी ये पाकिस्तान को मैं यहाँ से रेज करता हूँ और ये देखिए कि जी जैसे इसके ऊपर माउस ओवर लेके गया तो ये इवेंट्स है। ये फिर जावास्क्रिप्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि इसको आपने कैसे हैंडल करना है। अभी आपका भी टॉपिक नहीं है, अभी मैं सिंपल एचटीएमएल करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट बहुत ही एक अच्छी लैंग्वेज है जो आपके पेज को इंटरेक्टिव बनाती है। ठीक है, आप कहते हैं कि जी यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो जो एड्रेस मैंने इस फील्ड में लिखा है वो एड्रेस दूसरी फील्ड में कॉपी हो जाए, बार बार मुझे एड्रेस ना लिखना पड़े। तो आप एक जगह क्लिक करेंगे तो सारी जगह, फिर आप कहते हैं कि जी मैं इस जगह पे चेक करूं तो सारे नीचे, जैसे आप फोटो सिलेक्ट करते हैं ना, तो सिलेक्ट ऑल का बटन होता है, तो वो सिलेक्ट ऑल पे एक पे क्लिक करेंगे तो सारे फोटो सिलेक्ट हो जाएंगे, सारी रो सिलेक्ट हो सकती है। तो वो फिर एक अलग टॉपिक है, हम उसके अलावा उसके बाद इसमें डिस्कशन करेंगे। अभी हम टेबल बनाना सीखेंगे। अभी हम क्या करेंगे, बस यार पता नहीं किन से मेरा वास्ता पड़ गया, सही बात। ओ बस
शाहजेब खान, लुक फ्रेंड, फॉर्म खत्म हो गया। खुश। अच्छा बेटा, अब हमने टेबल बनाना है। अब हमने टेबल वो वाला नहीं जिसके ऊपर बैठ के खाना खाते हैं या जिसके ऊपर चीज रखते हैं, वो नहीं। टेबल ये है, जब भी आपने टेबल बनाना है तो पहले आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि कितने रोज बनाने हैं और कितने कॉलम बनाने हैं। एक छोटी सी एग्जांपल मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपको कि अक्सर जब आप रिजल्ट तैयार करते हैं तो आप लोग नहीं बाहर जाएंगे, यकीन माने आप नहीं बाहर जाएंगे बस। ये मैंने अपना रिजल्ट लिखा, ये आप लोगों का ये है। अब ठीक है, इसी तरह बेटा ये रिजल्ट चलता जाता है। क्लियर है। अब आपने देखा कि अगर हमने एक रिजल्ट बनाना है तो ये तो हमें उस टेबल में कितनी रोज चाहिए और कितने columns चाहिए। तो ये एक रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आप बैंक की कुछ स्टेटमेंट होती है तो उसके ऊपर बना होता है कि सीरियल नंबर, डेट, ट्रांजैक्शन आईडी, किस बैंक से किस बैंक में ट्रांजैक्शन की, कितनी अमाउंट की ट्रांजैक्शन की, ठीक है, और वो ट्रांजैक्शन स्टेटस कामयाब हुआ या रिवर्स हुई, उसका स्टेटस आ जाता है। फिर उसके बाद आगे जो है ना, कुछ जैसे आप बैंक में किसी को पैसे ट्रांसफर करते हैं, कुछ रिमार्क्स लिख देते हैं, ठीक है, ये मैं बिजली का बिल जमा करवाया था या दोस्त को उधार दिए थे। वो साथ एक याद दहानी के लिए होता है कि ये अमाउंट मैंने किस मकसद के लिए की। तो अगर आप बैंक की एप्स यूज करते हैं तो उसका भी टेबल बनता है कि आपने जब मंथली स्टेटमेंट बैंक से निकलवानी है तो उसमें ये सारी चीजें मेंशन होती है। ठीक है, तो ये टेबल बना है। अब अगर मैं देखूं तो इसका एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांच पांच कॉलम है। और रोज कितनी है? एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच रोज और पांच कॉलम, पांच रोज और पांच कॉलम। अब मैंने एचटीएमएल में कैसे लिखना है इसको? देखिए, मैं लिखूंगा टेबल। मैं क्या लिखूंगा? टेबल। टेबल स्टार्ट किया और टेबल मैंने क्लोज किया। टेबल को स्टार्ट किया और टेबल को क्लोज किया। टेबल के अंदर मैंने रोज बनानी है तो मैं लिखूंगा टेबल रोज, टेबल रोज। मैं एक रो बनाऊंगा और बाकी मैं क्या करूंगा, ये एक रो बन गई, ये एक रो बन, इसके अंदर मैं कॉलम बनाऊंगा। उसके लिए मैं टीडी का वर्ड यूज करता हूँ, टीडी, और टीडी को क्लोज कर दिया। टेबल डेटा, टेबल रो, जिसके अंदर हमने डेटा रखना है वो टेबल डेटा है। इसके अंदर मैं वैसे वन रख देता हूँ, ठीक है। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम, और ये पांचवा कॉलम। ठीक है, टेबल का मैं बॉर्डर यहाँ पे बता देता हूँ। टेबल का बॉर्डर, बॉर्डर मैं वन कर देता हूँ, यानी कि वो वन नजर आए, टेबल का बॉर्डर नजर आए। तो ये मैंने एक रो में कितने कॉलम बना दिए? और ये स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ।
तो अब कितने कॉलम बन गए, रोज कितनी बनी, क्लियर है। अब टेबल की विड्थ जो है, यहाँ पे मैं विड्थ दे देता हूँ, विड्थ कितनी है 100%, फिलहाल 100% कर देते हैं, बाद में विड्थ एडजस्ट करते हैं, ठीक है। टेबल की विड्थ परसेंटेज में मैं क्यों विड्थ देता हूँ, क्यों मैंने अपनी हैबिट बनाई हुई है कि जब ये स्क्रीन कम या ज्यादा होती है, किसी भी मोबाइल के ऊपर, ये उसकी परसेंटेज के हिसाब से उसमें अपने आप को एडजस्ट करता है। परसेंटेज सिर्फ बाहर वाला जो होता है वो उसको हमने क्या करना होता है, एडजस्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू विंडो, ठीक है। तो ये फिर साथ साथ इसमें अब आपने ये करना है, अब एक रो बन गई तो इसी को रो को मैं कॉपी करूंगा और 5 दफा क्या करूंगा, पेस्ट कर दूंगा। जितनी दफा भी आपने इसको कॉपी पेस्ट करना है, ये 5 दफा हो गया। अब अगर आप चेक करें जो मैंने ये वाला बनाया, इसमें पहली रो में ये 3 कॉलम इकट्ठे, सब्जेक्ट क्या आ रहा है 3 कॉलम्स के ऊपर आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, पहले के अंदर क्या लिखूंगा, रोल, यहाँ पे जाऊंगा, इसके अंदर क्या लिखूंगा, रोल, ये मैंने लिखा रोल। और अगर मैं यहाँ पे इसको बारी बारी चेक भी करूं, ये क्या लिखा गया है, रोल, ठीक है। वो भी आते हैं, वो मैं कर रहा हूँ, बारी बारी कर, खुद ब खुद भी आ जाएंगे, वो मैं कर देता हूँ। उसके बाद 3 कॉलम खत्म करके एक कॉलम बनाया गया है, कितने, मैंने ये 3 कॉलम है, ये देखिए ये 3 कॉलम्स का एक कॉलम बनाना है, 3 कॉलम्स को मैं खत्म करूंगा तो कितने रह जाएंगे, सिर्फ एक, इसके साथ में लिखूंगा कॉल स्पैन, कितने कॉलम के बराबर हो, ये 3 के बराबर, ये एक कॉलम कितने के बराबर हो, 3 के बराबर हो, तो ये देखें ये ये वाला आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सब्जेक्ट्स, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, सब्जेक्ट्स, वो सेंटर में जाते हैं सारे। ये मर्ज करना आ गया कॉल स्पैन से, किसके जरिए से, चल रहे, तो मैं इसको चलने दो, बाज का तो जब नेकी का काम करो मैं साथ साथ ना चलते रहे। अच्छा, ये अभी इसके बाद क्या आ गया, रिजल्ट, इसके बाद क्या आ गया, रिजल्ट, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, रिजल्ट, फिर उससे नीचे वाली लाइन में क्या है, फिजिक्स, क्या है, और जिसमें आपने कुछ भी ना लिखना हो तो यहाँ पे आपने ये वाला कोड लिख देते हैं NBSP, ये स्पेस के लिए होता है, ये मैं अभी आप इसको इसका कटा छटा बोलता हूँ कि ये किस चीज के लिए है, ठीक है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथ, अब अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपके सामने कुछ इस तरह नजर आएगा, ठीक है। अब रोल नंबर जो है यहाँ पे कौन सा लिखेंगे, 001, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट इसमें से कितने मार्क्स लिए उसने, 20 नंबर लिए, इसमें उसने 30 नंबर लिए, इसमें उसने 40 नंबर लिए, और यहाँ पे मैंने, तो ये रोल नंबर 1 था, 20 मार्क्स इसमें, 30 इसमें, 40, और आगे रिजल्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप ये बाकी डेटा चेंज कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे TR की जगह पे, TD की जगह पे TH लिख दूं, क्या लिख दूं, TH,
तो ये होगा टेबल हेडिंग। ये टेबल की क्या है, हेडिंग्स है। टीएच स्टार्ट की और टीएच को मैंने क्या किया, क्लोज किया। अब हेडिंग जो है इसके ये टेबल का हेड है और नीचे टेबल की क्या है, बॉडी। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हेड के अंदर दो लाइंस भी हो सकती है ना, जैसे ये भी टेबल हेड में आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो इसको भी टेबल हेड बना देते हैं। ये मैं चेंज कर सकता हूँ एकदम ही, लेकिन अभी आपको एक एक करके इसलिए चेंज करवा रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि ये मैं ऐसे चेंज कर रहा हूँ। वो मैं डायरेक्ट फाइंड एंड रिप्लेस करके चेंज कर देता हूँ। अब ये क्या हो गया, सेंट्रलाइज्ड हो गया। ठीक है, इसकी खूबसूरती सीएसएस के जरिए से करेंगे। अभी सिर्फ आपको टेबल बनाना आना चाहिए। अगर मैं इसका बॉर्डर 1 कर देता, 1 की बजाय 0 कर देता हूँ, ठीक है। मैंने 1 इसलिए रखा ताकि आपको समझ लगे इसकी। ये असाइनमेंट है आपकी, ये आपकी असाइनमेंट है। तो कोई मसला नहीं बेटा, टेबल का जब W3 स्कूल से पढ़ेंगे ना, देखिए कुछ काम आपने भी तो करना है ना। सारा काम मैं पढ़ा दूंगा फिर फायदा, रोज पेन को आपने खुद हल करना है। ठीक है, ना समझ लगी मैं रिपीट कर दूंगा, कोई मसला नहीं। वहाँ पे मकसद आपको ट्रेन करना है, जागते रहो। एक मिनट यार, बस यार, सीआर में इधर मेरी तरफ देखिए यार। अच्छा, अब बॉर्डर इसका पता चल गया कि हमने इसको क्या किस तरह मैनिपुलेट कर रहे हैं, टेबल डेटे का। अब अगर फर्ज करें मैं कहता हूं कि एक फॉर्म बनाए जो टेबल के अंदर आपने मर्ज करना है। मसलन यही फॉर्म जो था, ये जो हमने इंडेक्स में बनाया है, इसी फॉर्म को हम क्या करते हैं, टेबल के अंदर रखते हैं। तो हम इसको क्या करें, दो किस तरह बनाएंगे फॉर्म को, कि दो कॉलम होंगे और मल्टीपल रोज होंगी। तो आप यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स और मल्टीपल रोज रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने यहाँ पे इनपुट लगाना है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आप इनपुट लगा सकते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट और नेम आप अपने हिसाब से इसको दे सकते हैं। ठीक है, और जब आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे ये इनपुट बनी हुई होगी टेबल के अंदर। क्लियर है ना। तो आप अपने फॉर्म को एक सेंट्रलाइज करने के लिए, उसको लेफ्ट राइट असाइन करने के लिए कि ये बिल्कुल सीध में ऐसे आए, तो आप ये टेबल में उसको इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल के बाद अभी डिव्स भी है, डिव्स में भी आप बहुत कुछ काम कर सकते हैं। अब इस टेबल में आप क्या कर सकते हैं, देखिए मैं आपके सामने एक टेबल बनाता हूँ। बरकत फिर आ रही है। अच्छा ये देखिए, ये वही लग गया। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी बस भाई बस, ये इस तरह कर सकते हैं। आपका एक वेब पेज ऐसे भी तैयार हो सकता है। ये लेफ्ट साइड पे आप क्या कर सकते हैं, एक और टेबल इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेन्यू आ सकता है, होम, डैशबोर्ड के लिए। यहाँ पे आपके कंटेंट आ सकते हैं, यहाँ पे भी मेन्यू आ सकता है। स्लाइडर यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे फुटर के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो आप अपने टेबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं डिफरेंट अंदाज से, उसका एक वेब पेज अच्छा सा डिजाइन तैयार कर सकते हैं। ठीक है,
ये आपका यूजर फ्रेंडली भी बन सकता है और दूसरा स्क्रीन साइज फ्रेंडली भी बन सकता है। किसी भी स्क्रीन के ऊपर जब इसको चलाएंगे तो ये ओवरऑल चलेगा इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन ये है कि अभी ये तो छोटी छोटी बात है, ये स्क्रीन साइज फ्रेंडली बनाने के लिए पूरा बूटस्ट्रैप का जो है ना मॉड्यूल है। बूटस्ट्रैप क्या करता है, आपके तमाम HTML कंटेंट्स को किसी भी स्क्रीन के ऊपर विजिबल करता है उसके हिसाब से, ठीक है। वो चीजें भी हमने साथ साथ सीखी है। अभी टेबल बनाना अब आपको आ गया है। अब इसमें मैं एक और चीज बताता हूँ, एक होता है टेबल हेड। क्या होता है टेबल हेड? आपने टेबल हेड बनाना है और टेबल हेड आपने क्या करना है, क्लोज करना है। ये देखिए टेबल हेड यहां तक है, ये टेबल हेड है, यहाँ से टेबल हेड स्टार्ट होता है और यहाँ पे क्लोज हो जाता है। अब इसके फायदे बताने लगा हूँ टेबल हेड यूज करने के। इसी तरह टेबल बॉडी, टेबल बॉडी, ये टेबल की सारी क्या है, ये ना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले से मुझे इतना दुख नहीं होता जितना हमारे BS वाले बोलना शुरू कर देते हैं। हालांकि इनकी मैंने अच्छी बड़ी ट्रेनिंग की हुई है। सेकंड ईयर वालों से मुझे कोई गिला कोई नहीं है, क्योंकि वो भी ना समझ है। तो जब फिर जूनियर्स के सामने आप लोगों को यहाँ पे खड़ा किया जाएगा ना, ये BS ये हो रहा है। हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ पे बेइज्जती का स्टाइल भी डिफरेंट होता है। पता है क्या होता है, मिसाल के तौर पर मैं आपको, आपने मेरी अगर कोई इंसल्ट करनी है तो आप बड़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मतलब मैं आपको कोई तस्वीर दिखाऊं ना कि मैं किसी शादी पे गया था, ये मेरी तस्वीर है, वो सीधा कहेगा यार ये तो तू लग ही नहीं रहा। मतलब तू इधर बदसूरत नजर आ रहा है, इधर बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा है। वो बंदा भी बड़ा फिर फील करता है, अच्छा मैं नहीं लग रहा, यानी कि मैं इधर खूबसूरत नजर आ रहा हूँ। उसके कहने का मतलब है ये खूबसूरत है, ये जो चेहरा है ना ये इस तरह का ही है। मैं तुम्हें नहीं कह रहा, वैसे ही जो सामने खड़ा है, ठीक है। तो ये स्नैपचैट का भी है, वैसे भी यार आप लोग हैं भी खूबसूरत। जी बेटा, अच्छा मैं अब इसके फायदे बताने लगा हूँ। अब कितने पेजेस बन गए ना, अब मैं इसका प्रिंट लेना चाहता हूँ। अब ये रिपीट हो रही है, ये टेबल हेड रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये टेबल हेड यूज करने का ये फायदा है कि जब भी आप कोई फॉर्म क्या करेंगे, प्रिंट करना चाहेंगे, अगर टेबल हेड और टेबल बॉडी यूज नहीं की हुई तो प्रिंट में ऊपर वाली हेडिंग्स गायब हो जाएंगी, सिर्फ पहले पेज पे आएगी, दूसरे पेज पे नहीं आएगी। उसको आप बेशक खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। असल में हुआ यूं कि हमारे एक सिस्टम डेवलप हुआ है जिसमें स्टूडेंट्स की तादाद और स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन है। फिर उसके अलावा हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें HRMIS है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है। तो उसमें हमने क्या करना था, इंफॉर्मेशन लेनी थी। मसलन कोई भी टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, या कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं, या उर्दू के, तो उनकी लिस्ट ज्यादा बन रही थी। तो जब वो प्रिंट करते थे तो पहले पेज पे आता था, दूसरे पेज पे नहीं आता थे हेडिंग ऊपर। तो सीनियर ऑफिसर्स ने ये कहा यार इसके ऊपर ये भी करके लाओ। अब वो परेशानी, वो उन्होंने क्या किया, वो जितने भी 3000 4000 साजा की लिस्ट थी ना, उसको मैनुअल उन्होंने टाइप किया, एक एक करके 100 नाम करके। तो दे टुक मोर देन 2 days, क्योंकि उनको फिर कंपाइल भी करना था। अच्छा, फिर एक सीनियर आया तो उसने फिर जब ये हमें चीजें बताई ना, तो यार ये टेबल हेड में ऐसे करो, सीधा सीधा प्रिंट आता है। तो हमने इसके ऊपर कम से कम ना हमने उसको 7500 का खाना खिलाया है।
नहीं, 11 बंदे तुम्हारे अपने सेक्शन के थे, उसका तो नाम हुआ ना। अब क्लियर है टेबल हेड और टेबल डेटा को यूज करने का। टेबल हेड से यूज क्या आता है, टेबल बॉडी से, वो प्रिंटिंग के दौरान हमारे लिए बड़ी हेल्पफुल है। दूसरा, मोहम्मद वकास, मैं 12वीं क्लास वालों को बिल्कुल कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ BSIT वालों को निशाना बनाऊंगा और वो सीनियर को। अब मैंने देखा करूंगा, अब मैं ऐसे कह दिया करूंगा बगैर देखे कह, बस आप समझ जाए, अब नहीं तो इधर आना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद देखिए बेटा, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है टेबल हेड और टेबल बॉडी यूज करने का। सर्च इंजन में जब भी आप कोई चीज सर्च करते हैं तो वो उसके वो पॉइंट्स बना के दे देता है, ठीक है, टेबल्स बना के देता है। तो वो अगर तो टेबल आपने सही HTML रूल्स को फॉलो करके बनाया हुआ है तो वो सर्च इंजन में टेबल भी शो हो जाता है। कैलकुलेटर शो करेंगे तो कैलकुलेटर भी शो हो जाएगा, बिल्कुल शो हो जाता है। तो वो कैलकुलेटर डायरेक्ट आपके सर्च इंजन में आना शुरू हो जाता है। क्लियर है ना? तो इसलिए हैबिट बनानी है आपने, टेबल जब भी इस्तेमाल करना है उसको टेबल टेबल बनाना आ गया। इसकी असाइनमेंट ये है कि आपने इसकी रोज को स्पैन करना है। पहले कॉलम को स्पैन किया है, कॉलम को मर्ज किया है, ये 2 कॉलम 3 कॉलम्स को मैंने इकट्ठा किया है, ठीक है। फिर आप इसमें ये देखिए, मैं एक जगह पे विड्थ का साइज देता हूं, दो घंटे की। अब ये देखिए, आप जो मुझे रिट्रैक्ट करते हैं ना, फिर मैं मेरे जेब से बात निकल चीजें चीज बताने वाले। बस मजाक अब खत्म कर दें, अब वरना मैं इधर बुला लूंगा आप लोगों को। हैं? हाँ, विड्थ, शाबाश। यहाँ पे मैं विड्थ देता हूँ इसको, विड्थ 25%, विड्थ 25%, विड्थ 25%। और इसकी विड्थ कितनी आ जाएगी, ये कितने 5 है, तो 20% कर लो। नहीं बात आते भैया, नहीं बात आते। अब क्या है, तमाम कॉलम्स की विड्थ जो है वो एडजस्ट हो गई है, ठीक है, तमाम कॉलम्स की। अब इसकी आप हाइट भी दे सकते हैं, किसी एक रो की हाइट भी दे सकते हैं। मसलन ये रो है, अच्छा, मैंने बेटा बताया था कि जब आपने आना है तो 12:50 पे आपकी छुट्टी होती है। ये रो की क्या आ गई, हाइट, रो की हाइट, रो की विड्थ आप क्या कर सकते हैं, कॉलम की विड्थ और रो की हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं, बच्चों ने नमाज वगैरह भी पढ़नी है। बेटा नेक्स्ट टाइम आपने ऐसे करना है, 12:45 पे आप लोगों को छुट्टी हो जाती है। मैं पूरे 1 बजे ना, 12 बजे नमाज का टाइम स्टार्ट हो जाता है, 12:05 पे नमाज का टाइम स्टार्ट हो जाता है। जवाल का जो टाइम होता है वो 3 से 5 मिनट का है, बस ज्यादा नहीं है। तो अब
चले 1:15 क्लास स्टार्ट करनी है, कोई मसला नहीं। तो 15 मिनट नमाज वूज पढ़ के तो फिर आना, ठीक है।